न्यूट्रिशनिस्ट एंड co-founder of NutriBut Foods. So again we are here today और आपके लिए बहुत ही जरूरी पॉडकास्ट लेके हम आए हैं आज आपके लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है ADHD और ऑटिज्म, जो बहुत ही ज्यादा रैपिडली बच्चों में काफी सिम्टम्स हम देखते हैं। तो आज उनके ही स्पेशलिस्ट के साथ है, उनका नाम है डॉक्टर स्वाति विंचुरकर। शी इज फ्रॉम सूरत. She has completed his MD pediatrician and yes, she is a head of ऊर्जा डेवलपमेंट सेंटर इन सूरत. पिछले 16 साल से ये सेंटर के हेड है, वो सेंटर चला रहे हैं. उनकी अंडर में काफी थेरापिस्ट है जो पेरेंट्स को, बच्चों को, फैमिलीज को हेल्प करते हैं. जो बच्चे न्यूरो डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है, जिनको लर्निंग और फिजिकली डिसेबिलिटीज है, वो बच्चों को हेल्प करते हैं. वो लोग जो एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्यूशन लाने के लिए डॉक्टर हेल्प करते हैं. तो शी इज विद अस टुडे और उन्होंने उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए निकाला है. सो थैंक यू सो मच टू हर एंड लेट्स वेलकम हर टुडे. वो उनकी जर्नी आज हमारे साथ शेयर करेंगे. पहले थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड वेलकम डॉक्टर स्वाति जी. और आपकी जर्नी हमारे साथ आज आप शेयर कीजिए. So thank you, Riddhi. Thanks a lot for having me on this podcast. And सबसे पहले because हम ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मेरे सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स जो स्पेक्ट्रम पे हैं, उन सबको आई वुड नॉट से कि वी लेट्स सेलिब्रेट इट टुगेदर, लेट्स क्रिएट मोर अवेयरनेस. सब हम ज़्यादा समझे ऑटिज्म के बारे में, और जैसे हम समझें वैसे ही हमारा एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगा और हम सबको इंक्लूड कर पाएँ. दैट इज़ आवर गोल और मिशन, आई वुड से, एट ऊर्जा चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के. कोई भी बच्चा अलग रहे या रह जाए, पीछे रह जाए, ये हम नहीं चाहेंगे. सो इंक्लूजन ये हमारे लिए सबसे अहम टारगेट रहेगा हमेशा ही. एंड अगर मैं ऊर्जा CDC की जर्नी कहूँ, वही मेरी जर्नी है. बिकॉज ऊर्जा चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर ये मेरा, आई वुड नॉट से ब्रेन चाइल्ड है, बट डेफिनेटली मेरी बेटी से थोड़ा ही छोटा है उम्र में. सो उसी के साथ बड़ा भी हुआ है. हमने शुरुआत की तब हम शायद 3 थेरेपिस्ट थे और 2 बच्चे हमने लेके शुरुआत की, और अब हम ऑलमोस्ट 23 मेंबर स्ट्रॉन्ग टीम है. सो आई एम वेरी हैप्पी इन दिस स्पेस टुडे. और हमारे साथ जितने बच्चे, उनके पेरेंट्स जुड़े हैं, जो भी उनके स्ट्रगल्स रहे हैं, जो सक्सेसेस हमने साथ में एंजॉय किए, उन सब के लिए अ बिग बिग थैंक यू टू गॉड, आई वुड से, कि हमने उसमें से बहुत सीखा. यस, और आप भी काफी पेरेंट्स के लिए ब्लेस्ड टीचर बोलो या डॉक्टर बोलो. सो यू आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देयर पेरेंट्स. इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग बिकॉज ये सेंटर्स, ये बच्चों को जो दिक्कत होती है, तकलीफें होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है कि वो समझ नहीं पाते हैं, बच्चे बोल नहीं सकते हैं, उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट बच्चों के लिए भी और फैमिली के लिए भी कि हम क्या करें. सो यू आर द गॉड फॉर देम. सो देयर इज, आई एम नॉट गॉड. ये मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं. आई एम नॉट but गॉड, बट यस, you आई are एम गॉड. always the mediator for them. आई वुड लव टू बी. Yeah. यस. So हम आज वही टॉपिक पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बनने वाला है आज का. तो सबसे पहले आप पेरेंट्स को वही डॉक्टर बताइए कि व्हाट इज ADHD क्या है और ऑटिज्म है क्या, दोनों में की डिफरेंस क्या है. ओके. आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसे रिद्धि ने कहा कि ऑटिज्म और ADHD के लक्षण आजकल बहुत बढ़ रहे हैं बच्चों में. एंड इसके कई कारण हैं. सिर्फ एक कारण की वजह से या कोई एक ये बीमारी नहीं है, ना ऑटिज्म बीमारी है, ना ADHD बीमारी है. उसका जो डिस्क्रिप्शन है वही कहता है कि इट इज़ एन attention deficit and hyperactivity disorder. Okay, it is not a disease. Similarly, it is an autism spectrum disorder, not a disease. तो काफ़ी पेरेंट्स ये समझना अगर शुरू करें कि ये बीमारी नहीं है,
तो फिर हम इसका क्योर ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। जस्ट ये अलग है, और ये अलगाव जो है उनका, इसको हमें हमारी जो सिस्टम है जिसको हम यूज टू हैं उसमें हमको लाना है। तो पहले अगर ADHD को हमें समझना है, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसके कुछ बेसिक लक्षण आई मीन जिसके बेसिस पर हम उसका डायग्नोसिस या लेबल करेंगे। सो ADHD अटेंशन डेफिसिट मतलब बच्चा किसी भी एक एक्टिविटी उसके उम्र के हिसाब से, सो जितना एज अप्रोप्रिएट अटेंशन स्पैन होना चाहिए बच्चे का, उम्र के हिसाब से वो किसी एक एक्टिविटी पे ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। सेकंड है हाइपर एक्टिविटी, मतलब फिजिकली या स्थिरता नहीं है, या चंचल है, एक जगह पे बैठा नहीं रह सकता। अगर एज अप्रोप्रिएट, तो अगर कोई बच्चा 1.5 साल का है तो उसको हम ज्यादा हाइपर एक्टिव नहीं सोचेंगे, बिकॉज एक्सप्लोर करना ही उसकी फितरत है 1.5 साल पे। बट अगर वही एक्सप्लोरेशन की लेवल हम अगर 5 साल या 7 साल के बच्चे में देखते हैं, इधर उधर घूमता रहता है, तो हम उसको जरूर हाइपर एक्टिविटी कहें। ये हाइपर एक्टिविटी और हाइपरनेस, आजकल पेरेंट्स बहुत आसानी से अपने बच्चे को ही लेबल कर देते हैं कि मैडम मारू बाળક तो बहुत हाइपर के हाइपर एक्टिव છે। ओके, इसमें आप सबको ध्यान देना कि हाइपर एक्टिविटी ये डिसऑर्डर अगर हम मानेंगे तो वो हमेशा उस बच्चे की उम्र के हिसाब से हम ला। तीसरा कंपोनेंट जो ADHD का है वो है इम्पल्सिव, मतलब कि अगर मुझे कुछ इस मोमेंट पे कुछ करने की इच्छा होती है तो वो करना या नहीं करना, इसकी एक उम्र के हिसाब से हमारे दिमाग में विवेक बुद्धि पैदा होती है कि ये सही है या गलत है, ये समय ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बच्चा इम्पल्सिवली कोई भी चीज ले लेगा, किसी को भी कुछ भी बोल देगा, या कहीं पे तो लाइक मम्मी पापा बात कर रहे हैं तो बीच में बार बार उनको टोकेगा। वहां उसको वो सही गलत समझ पैदा नहीं हुई है कि अभी मुझे रुकना, वेट करना है। ठीक है, सो अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के ये 3 कॉम्पोनेंट्स है, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। सो ये तीनों कॉम्पोनेंट्स जब हम देखेंगे बच्चे में, 3 साल के ऊपर, यूजुअली 3 साल के नीचे हम किसी बच्चे को लेबल नहीं करें। 3 साल के ऊपर के बच्चे में अगर ये तीनों कॉम्पोनेंट्स हम देखते हैं, घर पे, घर के बाहर कोई प्ले ग्रुप में अगर बच्चा जा रहा है तो वहां पे, और कोई और एक जगह पे से प्ले ग्राउंड पे या किसी और के घर पे जाने के बाद, तो ये अगर 2 से ज्यादा जगहों में ये बच्चे के सिम्टम्स दिखते हैं, तभी जाके हम हाइपर या ADHD का हम डायग्नोसिस बाद बच्चे में सोचेंगे। ऐसे ही बच्चा कभी शैतानी कर रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है या खेलने की कोशिश कर रहा है, तो ये ADHD नहीं माना जाए। दूसरा जो हमारा डायग्नोसिस है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब हम इस डायग्नोसिस को अगर सही में समझें तो ये इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है सोशल कम्युनिकेशन डिले। ओके, सोशल कम्युनिकेशन डिले मतलब बच्चा सिर्फ बात नहीं कर रहा है, ये कम्युनिकेशन। बच्चा अगर इशारों में बात कर या पॉइंटिंग कर रहा है, मम्मी पापा की ओर ध्यान दे रहा है, तो ये ऑटिज्म नहीं है। बट जो बच्चा 7-8 महीने का होने लगता है और बच्चा अपने नाम को ध्यान देता है, तो हम उसको जो भी गुड्डू गुड़िया बाबू करके भी बुलाते हैं, तो बच्चे को समझ आता है कि मम्मी या पापा मुझे बुला और उस तरफ ध्यान देना शुरू करता है। बट अगर कोई बच्चा ये ध्यान नहीं दे रहा है, अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जब आप उसके साथ खेलते हैं, आप उसको नहला रहे हैं, कपड़े पहन, तो वो आपके सामने इतने अच्छे से आई कांटेक्ट नहीं देता है, या आप उसको जो भी एक्टिविटी करवाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होता है, या अगर उसकी कोई ज़रूरत, मुझे पानी चाहिए, तो अगर जाके बच्चा पॉइंट नहीं करता है कि मुझे पानी दो, वो आपका हाथ खींच के लेके जाएगा
या वो जगह पे जाके खड़ा हो जाएगा, कोई ग्लास लेके आएगा, लेकिन वो बताने की कोशिश नहीं करेगा या इशारा नहीं करेगा कि मुझे पानी चाहिए। ठीक है, सो ये सबसे पहला फीचर है सोशल कम्युनिकेशन डिले। बच्चे को इमोशंस सही सही समझ नहीं आते हैं, वो दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं पाता है, अकेला खेलना पसंद करता है। और जब भी अगर आप देखें तो अगर खास करके प्ले ग्रुप में बच्चे जब जाने लगते हैं तो वहां पर एक बच्चा कोई है जो अलग से ही खेल रहा है, कोई एक ही चीज से खेलना पसंद करता है। तो ये सबसे पहले सोशल कम्युनिकेशन डिले के लक्षण हो सकते हैं, जो हम इवन 9 से 18 महीने के बच्चों में भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो डायग्नोज कर सकते हैं कि ये रिस्क बिहेवियर है, एट रिस्क बिहेवियर है। सेकेंड जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का कंपोनेंट है वो है उसका रेपिटेटिव बिहेवियर या रिस्ट्रिक्टिव प्ले पैटर्न। मतलब बच्चा एक ही टाइप के खिलौने जैसे व्हील को गोल गोल घुमाना, गोल पंखा घूम रहा है उसको देखते रहना, या बाहर रास्ते पे जो कार्स जा रहे हैं, व्हीकल जा रहे हैं, उसके व्हील्स को देखते रहना। तो एक रेपिटेटिव पैटर्न हो जाता है। या फिंगर मूवमेंट्स करता है, गोल गोल घूमता है, पंजों पे चलता है। नॉर्मली 1.5 साल के बाद बच्चे पंजों पे ज्यादातर नहीं चलते हैं, पैर नीचे ही चलते हैं unless के कभी एक्साइटेड। लेकिन अगर बार बार बच्चा पंजों पे चल रहा है, गोल गोल घूम रहा है, हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, हाथ को ऐसे ऐसे मूवमेंट के पास कर रहा है, तो ये ऑटिज्म के रेपिटेटिव बिहेवियर्स हो सकते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डज नॉट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ओके, बच्चा मंद बुद्धि ज्यादातर नहीं हो। ठीक है, सो एडीएचडी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या एएसडी, ये दोनों इज नॉट इक्वल टू इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर और मेंटल रिटार्डेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इतना बेसिक आई थिंक अंडरस्टैंडिंग अगर पेरेंट्स को है तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि प्लीज गूगल मत करिए। एज पेरेंट्स डू नॉट गूगल फॉर इंफॉर्मेशन। इट इज बेटर कि आप पीडियाट्रिशियन से इसके बारे में डिस्कस करें और फिर आगे उसकी ज्यादा जानकारी ढूंढें। यस। तो ये दोनों अलग-अलग एडीएचडी और ऑटिज्म की आपने बात शेयर की। अगर बच्चों को दोनों होता है, दोनों सिम्पटम्स साथ में होते हैं तो क्या होता है? और वर्चुअल ऑटिज्म मतलब क्या? हम वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो एडीएचडी और ऑटिज्म एकदम बहुत बहुत छोटे एज के बच्चों में, जैसे 1-2 साल के बच्चे हैं, अगर बहुत ज़्यादा मॉडरेट सिवियर एडीएचडी के रिस्क फैक्टर्स हैं तो ये कभी कभी ऑटिज्म जैसे लग सकता है कि बच्चा अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे। बट उस समय हम लेबलिंग पे नहीं फोकस करेंगे, हम बच्चे के क्या सिम्टम्स हैं उस पर ही फोकस करेंगे। तो ऑटिज्म के साथ कोमॉर्बिडिटी के तौर पे एडीएचडी ये बहुत कॉमन सिम्टम देखा गया है, लेकिन एडीएचडी के साथ ज्यादातर ऑटिज्म होना ये लेस लाइकली होता है। ठीक है, so autism and ADHD can coexist but they are not the same diagnosis। ठीक है, सेकेंड थिंग जो वर्चुअल ऑटिज्म की आपने बात की, ये अगर मैं कोविड के बाद बहुत ही ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है। तो वर्चुअल ऑटिज्म अभी तक ऐसे कोई एक साइंटिफिक डायग्नोसिस, ये शायद एक टर्मिनोलॉजी डेवलप हुई है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम जितना बढ़ गया है। आजकल हम देखते हैं कि इवन 8-9 महीने के बच्चे, जब से बच्चा सॉलिड फूड खाना शुरू करता है, उसको बिठा के रखने के लिए अगर बच्चा क्रॉलिंग करना शुरू कर दिया है, तो ये कॉमनेस्ट रीजन हम देखते हैं कि बच्चे को एक जगह पे बिठा के रखने के लिए या बच्चा जल्दी खाना खत्म करे इसके लिए स्क्रीन इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो बच्चा मोबाइल देखना शुरू करता है, टीवी के सामने घर पे दादा दादी मम्मी पापा न्यूज देख रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनके साथ भी बच्चे का स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली आजकल लाइक कोविड के दौरान तो ये सबको एक कारण मिल गया था शायद कि और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए
को स्क्रीन दे, ऑनलाइन एजुकेशन फैसिलिटी स्टार्ट हो गए। तो ये सारे जो भी कारण, बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है, जी। इस हद तक कुछ कुछ मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनका 3 साल की एज तक में स्क्रीन टाइम लाइक 7 to 8 hours पर। ओके, इमेजिन कि बच्चा उसमें से क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, क्या है, इसका पेरेंट्स को कोई आइडिया नहीं। काफी बार तो पेरेंट्स बहुत खुश हो रहे होते हैं कि मैडम मैं બધું જ ABCD बोलता सीखी गयो, એને બધી રાइम्स આવડે છે। बट मम्मी को मम्मी नहीं बुलाता है, पापा को पापा नहीं बोलता है, या मुझे पानी दो, या मुझे भूख लगी है, ये करता है बच्चा। तो ये बहुत एक सैड रियलिटी है अभी हमारी फिलहाल की। हम बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, पेरेंट्स का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसकी वजह से सोशल कम्युनिकेशन और प्ले, जो प्रिटेंड प्ले बच्चे सीखते हैं, या यू नो घर घर खेलना, या छुपम छुपाई खेलना, ये जो इंटरैक्टिव प्ले बच्चे सीखते हैं, एक्शन इमिटेट करते हैं, ये सारा बंद हो। और इसकी वजह से ये वर्चुअल ऑटिज्म का जो टर्मिनोलॉजी हम कह सकते हैं कि बच्चा काफी कुछ वर्बल है, बोल रहा है वर्ड्स, लेकिन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, राइट? सो दिस इज व्हाट इज वर्चुअल ऑटिज्म, एंड आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कॉशन जो सारे पेरेंट्स हैं यहाँ जो ये पॉडकास्ट सुनेंगे, प्लीज बिकम screen time champions. Do not introduce screen to your children before the age of 3 years. Okay, 3 साल तक बच्चे का डेवलपिंग ब्रेन सबसे फास्ट डेवलप हो रहा है, और उस दौरान जो बच्चा सीख रहा है, अगर उसका रोल मॉडल आप या उसके आसपास जो वो बच्चों को देख रहा है और बड़ों को देख रहा है वो होगा, तो बच्चा बहुत अच्छे से डेवलप होगा, अच्छा होगा, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होगा, उसके प्ले स्किल्स अच्छे होंगे, एंड उसका लर्निंग लाइफ टर्म बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो प्लीज़ डू नॉट इंट्रोड्यूस स्क्रीन टू योर चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ 3। बच्चा खाना मोबाइल की वजह से नहीं खाता है, बच्चे को भूख लगेगी, बच्चे को भूख सीखने दो, और वो अपने आप खाना सीखेगा तो बहुत अच्छे से सीखेगा। तो वर्चुअल ऑटिज्म ये हमने पैदा की हुई बीमारी हो, प्लीज बी कॉशियस अबाउट इट। यस 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 मैम, ये चीज घर घर में शुरू हो गई है कि नहीं खा रहा है या नहीं सुन रहा है, फोन दे दो वो एक साइड पे बैठ जाएगा। अगर एग्जैक्टली, रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, डिनर नहीं वेरी करने देता है, परेशान करता है, तो भी बच्चों को फोन दे देते हैं कि फोन ले और बैठ शांति से। एग्जैक्टली, बट यही चीज वहाँ पे हमको कॉशन रखनी है। तो इट्स अ वेरी बैड थिंग जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, जो आपने बहुत डीपली बाहर देके आपने बोला कि प्लीज अवॉइड फोन कॉल्स। सो पेरेंट्स, आप प्लीज ये सेशन आप देखोगे हमारा, डॉक्टर स्वाति मैम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स हम शेयर करेंगे इंस्टा पे, यूट्यूब पे। तो आप डायरेक्टली आपके जो भी क्वेश्चंस हो, आप डायरेक्टली मैम के साथ बात कर सकते हैं। इफ यू आर फ्रॉम सूरत, तो आप डायरेक्टली उनके सेंटर पे जा सकते हो, शी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। बट यस, जो उन्होंने टिप्स दी है और आगे भी वो टिप्स देंगे, वो जरूर से आप स्टार्ट करिए पहले घर पे। अगर वो सब कुछ आप करते हो तो शी विल ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट। ऑफ कोर्स। यस। तो हम वो चाहेंगे, सबसे ज्यादा मैं पूछूंगी कि वैसी कोई स्ट्रेटेजी है जो ADHD और ऑटिज्म पे वर्क करती है? सी द एग्जैक्ट कोई एक स्ट्रैटेजी वर्क करे ऐसी ये कंडीशन, ओके, देयर आर मल्टीपल। अगर हम थेरेपी के विचार से कि एक ही कोई हमें थेरेपी करानी ऐसी हम नहीं कह सकते हैं। तो वी नीड अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एज फार एज थेरेपी। अगर बच्चे को ADHD हम डायग्नोज करते हैं तो बच्चे के फंक्शनल स्किल्स पे ध्यान देना है, उसके फाइन मोटर स्किल्स पे ध्यान देना है, उसके लर्निंग स्किल्स पे ध्यान देना है।
तो इवन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, तो ये बेसिक स्किल्स के बच्चा खुद ब्रश कर सकता है, बच्चा कुछ नहा रहा है कि नहीं, खाना खा रहा है, टॉयलेट ट्रेन है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें उसका प्रोग्राम रेडी करना है। देयर इज नो वन ट्रिक कि ओके आपने ये ठीक हो जाएगा, राइट? सो इट इज इम्पोर्टेंट कि मल्टी डिसिप्लिनरी बच्चे के साथ काम करे एज पर फर्स्ट प्लानिंग कि उसके गोल्स क्या हैं, कि हमें में क्या एक्टिविटी पे फोकस करना है, 5 इयर्स का प्लान क्या हो सकता है। सेम थिंग अगर पेरेंट्स घर पे भी सोचना शुरू करें कि सबसे पहले एडीएचडी हो या ऑटिज्म, कोई भी बच्चा हो, ये सिर्फ एडीएचडी ऑटिज्म के लिए नहीं, बट ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टिप कि कोई भी बच्चा है, उसका रूटीन आप पहले सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड रखिए। ओके, एकदम बचपन से बच्चा 1 डेढ़ साल का होने लगे तो उसका स्लीप साइकिल, उसका डेली रूटीन काफी हद तक आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी एज से उसका उठने का टाइम, उसका नहाने का टाइम, उसको ब्रश करवाने का टाइम, खाना खाने का टाइम, खेलने का टाइम और सोने का टाइम, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करिए। इससे क्या होगा कि बच्चे को क्लोजर समझ में आएगा कि हमने एक एक्टिविटी फिनिश की, उसमें से अब हमें दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट। अटेंशन डेफिसिट सबसे पहले क्यों होता है कि हमें हमारे ब्रेन में जो एरिया यूज कर रहे हैं उसको क्लोज डाउन करना नहीं आता, और उसकी वजह से हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दे सकते। सेम थिंग ऑटिज्म में भी होता है कि हम अटेंशन एक एक्टिविटी से दूसरी ट्रांजिशन जो बोलते हैं वो नहीं कर पाते। अब समझ लो कि हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर है, अगर उसमें सारी विंडोज खोल के आप रख दोगे 10-12, तो बच्चा हैंग हो जाएगा, ब्रेन हैंग हो जाएगा और हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे अटेंशन नहीं दे पाते। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि पूरे दिन का उसका रूटीन पहले तो बहुत ऑर्गेनाइज रखें। सेकेंड थिंग, बहुत छोटा है बच्चा तब से उसका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना जरूरी है कि बच्चा ये करो। ओके, आप जब बोल रहे हैं ये करो, तो सिर्फ बोल छोड़ नहीं देना है। अगेन ये ट्रिक किसी भी बच्चे के लिए काम में आएगी, बिहेवियर मैनेज करने के लिए, एडीएचडी है, ऑटिज्म है या टिपिकली डेवलपिंग बच्चा, अगर आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बच्चा ये करो, तो वो तुरंत उसके पास करवा दो। सिर्फ 10 बार उसको वर्ड बोलो, दूर से बोलो कि बच्चा कर दो, क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो, चलो आप ये करोगे तो मैं आपको ये दूंगी, आप नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो कोई डर, लालच या धमकी के बिना आपने एक बार बोला बच्चा ये करो, दूसरी बार 30 सेकंड के अंदर वापस यही चीज दोहराओ, लेकिन इस टाइम उसको दिखाओ कि आप क्या कर रहे हैं, ये रख दो, और तीसरी बार में उसके हाथ में ये चीज करवा दें। ना गुस्सा करना है, ना लालच दिखाना है, ना डर दिखाना है, ना धमकी देनी है कि पापा आएंगे तो बताऊंगी, देखे देखना फिर वो क्या करते हैं। ऐसे कोई भी स्टेटमेंट्स के आप बिहेवियर पे फोकस, एडीएचडी हो या ऑटिज्म। थर्ड थिंग, सारे बच्चे बहुत छोटे हैं तब से उनके एडीएल्स मतलब एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में आप जितनी जल्दी उनको इंडिपेंडेंट करना शुरू करेंगे, वो अपने खुद पे और आसपास की चीजों पे, लोगों पे ध्यान ज्यादा अच्छे से देना शुरू करेंगे। तो बच्चा 1.5 साल का हो जाए, उसके हाथ में ब्रश दो, उसको ब्रश दिखाओ कैसे ऐसे घुमाना है, वो भले चबाएगा, थूक नहीं पाएगा, बट ये चीज तब से आप उसको सिखाना शुरू कर सकते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग, अब 1.5 2 साल के बच्चे को सिर्फ रेगुलरली टॉयलेट लेके जाना शुरू करिए, उसको माहौल में यूज टू होना, ना कि कभी भी सुसु कर रहा है, कभी भी पॉटी कर रहा है, तो ये उसका रूटीन। तो इतने छोटे एज से आप उसको एनकरेज करिए कि वो खुद से ही चीजें करना शुरू करे। 3 साल का होने तक कोई भी बच्चा अगर सही से उसको गाइड करते हैं, अपने हाथ से पूरा खाना खा सकता है। अब आप सोचो कि अपने इंडियन कल्चर में कितने बच्चे अपने हाथ से 3 साल पे पूरा खाना खा सकते हैं।
या खाते हैं, हम उनको मौका, ठीक है, नहीं कि वो देते। गंदा करेगा, गिरा देगा, कम खाएगा, इस डर से हम उनको कोशिश नहीं करने देते। बट 1.5-2 साल पे उनको वो चीज करने दो, गंदा करने दो, थूकने दो, फैलाने दो, उसमें भी आप मजा लो। लेकिन जब आप ये करोगे तो बच्चा अच्छे से खाना सीखेगा, खुद पूरा खाना सीखेगा, उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप, एक जगह पे बैठना सीखेगा, और आप सबके साथ मिल के शेयर करना सीखेगा। तो ये सारे स्किल्स आप एक एक्टिविटी में उसको, ठीक है। सो ये तीसरी आएंगे कि उसके एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग पे आप ट्राई करिए कि बच्चा 3 से 5 साल का हो तब तक ये सारे वो इंडिपेंडेंटली कर सके। अगर आप इतनी बेसिक चीजें उसको सिखाएंगे, बच्चे के ऑटिज्म हो या उसकी ADHD की प्रॉब्लम हो, ये सारी symptoms काफी हद तक कम हो, ठीक है। सो इतना बेसिक आई वुड से, फोकस ऑन बेसिक लेवल पूरे दिन का, ensure that they are working on their activities of daily living and behavior, very simple short instruction, follow through। इतना खाली पेरेंट्स प्रैक्टिस करेंगे, कुछ काफी हद तक symptoms कम पेरेंट्स। तो ये चीज आपने बहुत ही ज्यादा अच्छी कही कि घर पे से पेरेंट्स बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं अपने आप से खाने देने को। हम हमेशा मदर्स को जब काउंसलिंग में भी गाइड करते हैं, जब 10 महीने का बच्चा हो जाता है तो हम फिंगर फूड्स जो बोलते हैं बच्चों के लिए, तो हम हमेशा मदर्स को बोलते हैं कि आप जो टेबल पे बैठते हो बच्चे को वहां पे बिठाओ। आप जैसे रोटी का टुकड़ा खाओगे उसको भी वो पिस करके दो, वो अपने आप से डिश में से लेगा और वो खाएगा। करेक्ट। तो वो हमेशा आ जाता है कि नहीं मैम हम नहीं करते, क्योंकि इतना गंदा कर देता है बच्चा घर, तो उसके पीछे ही पूरा टाइम निकल जाता है। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, बच्चों का इसमें से भी करेक्ट। डेवलपमेंट होगा। यस। अगर एक बार बच्चा क्रॉल करते करते किचन में आ जाता है, मैं रिसेंटली बात कर रही हूँ अभी लास्ट वीक की, तो मुझे कॉल आया मेरी एक क्लाइंट का रात को 10, साढ़े 9, 10 बजे के मैम किचन में हर रोज आता है और आज तो लग गया बेटे को सिर पे। तो मेरा आंसर ये था कि एक बार लगा ना, वो अपने आप नहीं करे, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब मैं यहाँ जाऊंगा मुझे कल लगा था मुझे वापस लगेगी। तो दूसरे दिन सच में उसका वापस कॉल आया कि हाँ मैम वो आज किचन में तो आया पर वो वहां नहीं गया क्योंकि उसको पता चल गया कि उसको लगा था। इतने दिन से राइट। मैं हर रोज बोलती थी पर उसको पता नहीं चलता था कि मुझे लगेगा। पर जब करेक्ट। उसको कल लग गया तो आज वहां तक आया, पर वहां से उसने वापस से यू टर्न ले लिया कि मम्मा ऐसे इशारा करके उसने यू टर्न ले लिया। तो करेक्ट। ये चीज बहुत ही प्यारी है और बहुत ही ये मूवमेंट जो बच्चों की होती है वो हमें मिस नहीं करनी चाहिए। तो ये छोटी-छोटी तो बातें होती है, बट पहले से ही जब हम बच्चों को ना बोलते हैं तो वो बच्चे के माइंड में वो फिट हो जाता है कि मुझे हर एक चीज में ना बोल रहे हैं, तो हमें ना एंड नहीं बोलनी है। करेक्ट। सो ये यहाँ पे बहुत ही वैलिड एक पॉइंट नोट किया रिद्धि ने कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए बच्चों को ना बोलते हैं, राइट। ना नहीं बोलना, ये मैं नहीं कहूँगी। कुछ चीज़ों के लिए बच्चों को ना सुनना या समझना आना ही चाहिए, बिकॉज हाँ, दैट इज दैट अ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। रेजिलियंस बिल्डिंग एक्टिविटी। बट जब हम बिहेवियर की बात करें कि हम बोलते हम्म। हैं कि बच्चे कूदो मत, क्या यहाँ से गिर हम्म। जाओगे, ऐसा मत हम्म। करो, जब हम ये कह रहे हैं तो काफी बार हम ये बताना भूल जाते हैं कि करना क्या है। सो जब भी, हम्म। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पेरेंटिंग टिप है कि कभी भी आप अपने बच्चे को ना बोल रहे हैं तो उसके बाद क्या करना है ये तुरंत बताइए। सो हम्म। अगर आप बोल रहे हैं कि ओके इस पर चढ़ना नहीं है, उसके बदले आप इसको इस तरह से कर सकते हो। तो हम्म। मैं कॉमनली पेरेंट्स को ये काउंसिल करती हूँ कि सी, अगर आप किचन में खाना बना रहे हैं और बच्चा उस समय किचन आ रहा है, उस हम्म। मौके का आप फायदा उठाइए। उसको हम्म। बाहर जाने को बोलने के बदले आप किचन के ही काफी चीजों से सेफली उसको वो चीजों के साथ खेलना और बहुत सारी इंफॉर्मेशन सिखा सकते हैं। सो अगर बहुत छोटा बच्चा है
तो उसको आलू, टमाटर, प्याज अलग करने के लिए दे सकते हैं, उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए वो काम दे सकते हैं। तो एक के बाद वो एक चीज वो रख रहा है, तो उसका भी टाइम ये स्पेंड हो रहा है, उसका मूवमेंट डेवलप हो रहा है, उसका उठाने की स्किल डेवलप होती है, काउंटिंग डेवलप होता है। वैसे ही अगर बच्चा मम्मी रोटी बना रही है या कुक कुछ रोटी बना रही है, तो गैस के पास नहीं जाना है। ये बहुत सेफ्टी इम्पोर्टेंट सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है। बट अगर गैस के पास नहीं जाना है तो कहाँ बैठना है? उसको प्लेटफॉर्म पे नहीं बिठाना है, बट उसको एक सेफ छोटा चकला बेलन नीचे दे दो, या उसको कुछ कूटने के लिए दे दो, या उसको कटोरियां जमाने के लिए दे दो। तो ऐसे आप 10 या 5 काम सोच के रखें कि बच्चा इसमें से क्या कर सकता है। कॉमनेस्ट एक्टिविटी, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी शिफ्ट करना, बच्चों को बहुत मजा आता है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटीज आप प्लान कर सकते हैं, तो वो किचन में ही कर सकता है आपके सुपरविजन के अंडर, और आपको वो परेशान भी नहीं करेगा, और उसको मजा आएगा कि मम्मा को मैं हेल्प कर रहा हूँ या मैं ये काम कर रहा हूँ। एंड आपको ना बोलने की ज़रूरत धीरे धीरे कम हो जाएगी। सो ना बोलिए, लेकिन ना बोलने के साथ साथ तुरंत वो क्या करेगा उसका रिप्लेसमेंट एक्टिविटी तुरंत बच्चे को दिखा देना है। राइट, सो यस, उसको बोलिए, बताइए और करवाइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ स्किल। यस, यस। तो ये जो एडीएचडी और ऑटिज्म के कोई डायग्नोसिस या कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऐसा कुछ होता है? सो सी लाइक आई सेड कि ये डिजीज नहीं है, तो इसका कोई एग्जैक्ट एक दवाई मैं अगर कहूँ कि हाँ मलेरिया है तो भाई मलेरिया के लिए हमने एंटी मलेरियल दवाइयाँ दे दी, या हुँ, टाइफॉइड हो गया है तो उसके एंटीबायोटिक्स दे दिए। वैसे ये कंडीशंस नहीं है, राइट। लेकिन कुछ कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं या हमारे डाइट में कुछ न्यूट्रिशनल जो कॉमन डेफिशिएंसीज होते हैं जिसकी वजह से इसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। सो कॉमन इज ओमेगा 3 एंड 6 की डेफिशिएंसी, हुँ, के जो ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चा शुगर बहुत इंटेक ज़्यादा है उसके फूड्स में, जो बहुत कॉमन होता है ना, बच्चों को मीठा पसंद होता है। हुँ, हम काफ़ी बार चीज़ों को खाने में भी ऐसी चीज़ें देते हैं जो ज़्यादातर मीठी हो, या तुरंत हाथ में दे देने जैसी हो। तो ये चीज़ की वजह से भी बच्चों की हाइपर एक्टिविटी बढ़ सकती है। हुँ, सो कॉमनली ओमेगा 3 एंड 6 की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, जिंक की डेफिशिएंसी है, हुँ, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, जो हम सोचते भी नहीं हैं काफ़ी बार कि हम इन चीज़ों की फूड्स की ज़्यादा मात्रा में हम इनटेक लें, या उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या हो सकती है, और इसकी वजह से ऑटिज्म या ADHD के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो हम ये डेफिनेटली सप्लीमेंट करना करते हैं। जो कॉमनली हमारा गट है, गट इज एक्चुअली द बिगेस्ट थिंकिंग सिस्टम ऑफ हुँ, आवर बॉडी एक्चुअली, बिकॉज हमारे गट में जो बैक्टीरिया हैं या जो केमिकल्स बन रहे हैं, दे आर एक्चुअली डायरेक्टिंग आवर ब्रेन फंक्शंस। ठीक है, सो हम जो भी कंज्यूम करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी वजह से बच्चे के ब्रेन में उसके क्या चेंजेस आएंगे, उसके ब्रेन में गट में जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं वो सही सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और ये सारा सोच के हम कुछ सप्लीमेंट्स बच्चे को देते हैं। हाइपर एक्टिविटी के लिए स्पेशली जो बड़े बच्चे हैं 7 साल से बड़े हैं, उनमें अगर हाइपर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि वो क्लासरूम में एक जगह पे बिल्कुल टिक के बैठ नहीं रहे हैं, किसी के घर जाते हैं चीज़ों को बार बार हाथ लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, और इसकी वजह से उनकी सोशल स्किल्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो तब जाके हम कुछ मेडिसिन डेफिनेटली रेकमेंड करते हैं, जो अंडर सुपरविजन ही लेने होते हैं। देयर आर नो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो हम देंगे और वो ठीक हो जाएंगे। सिमिलरली कुछ कुछ ऐसे ब्लैंकेट ट्रीटमेंट्स शुरू हो जाते हैं जहाँ पेरेंट्स गूगल करके ग्लूटेन फ्री कैसेन फ्री डाइट शुरू कर देते हैं। अब ग्लूटेन एलर्जीज या कैसेन एलर्जीज कुछ ही बच्चों में होती है, और हर हुँ, एक बच्चे को ग्लूटेन फ्री कैसेन फ्री डाइट देना
ज़रूरी भी नहीं है, और वो काफ़ी बार फिर अगर सही सही नहीं इम्प्लीमेंट हुआ तो उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और बढ़ सकती है। तो ग्लूटेन फ्री, कैसेन फ्री डाइट भी सिर्फ उन्हीं बच्चों में देना है जिसमें ये एलर्जीज डिफाइन हुई हैं, और कोई डाइटिशियन के रिकमेंडेशन के अंडर एक प्रॉपर डाइट प्लान के साथ ही देना है। ठीक है। काफ़ी बार देर आर इंक्वायरीज के हम उसको हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी दें या उसको फिश ऑयल थेरेपी दें। See, all these therapies have maybe some role, but there is no evidence so far to prove कि हाँ डेफिनेटली इससे उसमें बेनिफिट होगा। ठीक है। स्टेम सेल थेरेपी और एक ऐसी थेरेपी थी जो बीच में बहुत पॉपुलर हो गई थी। ओके। अगेन इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव therapy, I would say a medical intervention, which again is not evidence based for autism so far. Okay, it is being tried, it is experimental, but it is not evidence based. कि there is no concrete evidence to say कि yes, stem cell therapy will work for autism spectrum. All right. So I would strongly recommend parents के ऐसे कोई भी गूगल किए हुए थेरेपीज या ट्रीटमेंट्स अपनाएंगे नहीं। आप अपने पीडियाट्रिशियन, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, अपने थेरेपिस्ट, अपने न्यूरो फिजिशियन और अपने डायटिशियन को इन्वॉल्व करके ही ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, एंड गाइडेड प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। ऑटिज्म के लिए भी कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती हैं जो बहुत सीवियर केसेस हैं, या थेरेपी काफ़ी टाइम चलने के बावजूद उसमें अगर हम चेंजेस नहीं देख रहे हैं, या कोमॉर्बिड, बच्चे में एपिलेप्सी है, उसको फिट्स आते हैं, तो फिट्स के लिए दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। सेकेंड इज अगर बच्चे को नींद, स्लीप डिसऑर्डर है, जो कॉमन है ऑटिज्म के साथ, कि बच्चा बहुत जल्दी सो ही नहीं पाता, या पूरी रात कुछ ना कुछ करते रहेगा लेकिन सो नहीं पाएगा। तो ऐसे समय में वी विल प्रिस्क्राइब सर्टेन मेडिसिन जिससे उसका स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट हो जाए। तो ऐसे कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं तो यस, वी विल प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन, बट देयर इज नो ब्लैंकेट ट्रीटमेंट फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और इवन ADHD. There has to be a multidisciplinary therapy plan. उसमें medicine is one part of the treatment. It is not the whole complete treatment. एक बात ये जाननी थी कि ये होने का पीछे का रीजन क्या है, मतलब ये क्यों होता है? पहले ऐसा था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर का एक्सीडेंट हुआ या कुछ डैमेज हुआ पार्ट, तो बेबी को सिर पे लग गई या ऐसा कुछ हो तो कुछ सिम्टम्स, पर व्हाट इज द लिंक बिहाइंड दिस? ये क्यों होता है बच्चों को? ये पहले इतनी सारी डेफिशिएंसी बच्चों में नहीं देखी जाती थी। हम लैक्टोज की बात कर ले या ग्लूटेन की बात कर ले, एडीएचडी और ऑटिज्म इतना जल्दी बढ़ रहा है, तो इसके पीछे का एक्चुअल में रीजन समझ में नहीं आता है कि अ, एक तो जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनता है तो वो ही एक तो मदरहुड पेरेंटिंग जर्नी ब्यूटीफुल है, उसके साथ में एडजस्टिंग और कॉम्प्रोमाइजेस सब कुछ साथ में पैरेलली जाता है। बट इसके Correct. बाद ऑल ऑफ सडन ये सिम्टम्स पता चलना क्या है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट पहले तो। Very true. Very true. तो वो रीजन है क्या? अगर कुछ आप थोड़ा सा हमें बता पाओ। Yes. So it has been, I think, one of the biggest mysteries so far कि autism होता क्यों है. Okay. But autism या ADHD दोनों ही चीज डायग्नोसिस में there is definitely some genetic role. Okay. ओके। Heredity का definitely कुछ contribution होता है. So where we see के okay, there is one child who has autism spectrum, तो we will encourage के दोनों parents should go for genetic counseling, because there is a 33% higher risk in the next pregnancy of that child also having autism spectrum disorder. There have been like जहाँ पर भी हम genetic testing कर सकते हैं, because it is an expensive test, but अगर हम कर सकते हैं तो
हम डेफिनेटली कुछ जेनेटिक स्टडीज में कुछ क्रोमोसोमल डिलीशंस या डिविएशंस आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि जिसकी वजह से, जो जीन लोकस की वजह से ऑटिज्म का रिस्क बढ़ जाता है। इवन ADHD इज नोन टू हैव अ हेरिडिटरी कंपोनेंट, के अगर फादर या कोई एक पेरेंट में ADHD के सिम्टम्स हैं तो ये नेक्स्ट उनके बच्चों में होने का भी रिस्क होता है। ठीक है, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि 100 आउट ऑफ 100 सब बच्चों के अगर हम जेनेटिक टेस्ट करें तो सब में वो जीन आइडेंटिफाई हो। राइट, सो देर इज अ मल्टी फैक्टोरियल, जैसे ट्रीटमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी है वैसे उसका रीजन भी मल्टी फैक्टोरियल है। सो हेरिडिटी एक कंपोनेंट है, और जिसमें हम जहाँ कहते हैं ना कि नेचर वर्सेस नर्चर, तो हेरिडिटी इज द नेचर का कंपोनेंट, द बायोलॉजिकल कंपोनेंट। यस, अगर प्रेगनेंसी में कुछ रिस्क फैक्टर्स रहे हैं कि IVF प्रेगनेंसी था, एल्डरली मदर है, ट्विन या मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, कोई हाई रिस्क डिलीवरीज हुए हैं कि जिस टाइम प्रीमेच्योर बर्थ हुआ, या प्रेगनेंसी के दौरान मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, डिप्रेशन का हिस्ट्री है, फादर में अल्कोहलिज्म का हिस्ट्री है, तो ये सारे कंपोनेंट्स आर पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंटल डिलेज। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ ऑटिज्म या ADHD, बट सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के लिए ये रिस्क फैक्टर्स बन जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी ऑटिज्म के लक्षण, हम अगर मैं पीडियाट्रिशियन हुई, ऑलमोस्ट 25 साल हो गए, उसके ऊपर हो गए उस चीज़ को, उस टाइम पर ऑटिज्म शायद 400 बच्चों में या 300 बच्चों में एक बच्चे में देखने मिलता था। और अब हम जो स्टैटिस्टिक्स सुन रहे हैं, जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो है 48 बच्चों में एक बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। नाउ यू थिंक दैट मीन्स कि कोई एक क्लासरूम सेटिंग में एटलीस्ट एक बच्चे को ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं, एंड दैट इज सच अ लाइफ लॉन्ग इश्यू। राइट, अगर हम सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कंसिडर करें तो उसका इंसिडेंस इज 10 to 15%। दैट मीन्स कि पूरे 100 बच्चों में 10 से 15 बच्चों में अलग अलग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एंड ये 10 to 15 मीन्स एक क्लासरूम में कम से कम 4 से 5 बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको कोई ना कोई या तो लर्निंग डिसेबिलिटी है, या ADHD है, या ऑटिज्म के लक्षण हैं, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, या बिहेवियरल या इमोशनल इश्यूज हैं। सो दैट इज सच अ हाई बर्डन। राइट, सो नेचर का कंपोनेंट जो है, हेरिडिटी का कंपोनेंट है, उसमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई ईट और व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ कैन affect my grandchild. Okay, so it is transferring across the generations. So it is very important for this generation of parents to understand that what they are eating, what they are exposed to, everything is going to affect not just their children but also their grandchildren. Not just in their behavior but in their genetics. राइट, सो हम जो डाइट ले रहे हैं, ओके, वी आर कुकिंग मोर एंड मोर इन नॉन स्टिक कुकवेयर, वी आर प्रिजर्विंग फूड फॉर लॉन्गर पीरियड्स, वी आर यूजिंग processed foods to a very high level. Online order करना has become a very common thing आजकल, कि एटलीस्ट वंस और ट्वाइस ए वीक तो कुछ ना कुछ ऑर्डर हो ही जाता है। बट ये सारे प्रोसेस्ड फूड्स, या जो भी हम मैदे की चीज़ खा रहे हैं, हाई प्रोसेस शुगर खा रहे हैं, या रिफाइंड ऑयल्स ले रहे हैं, ये सब की वजह से हमारे ब्रेन डेवलपमेंट, और स्पेशली जो फिटनेस बन रहा है या बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके डाइट में ये सारी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हेवी मेटल टॉक्सिसिटी, लेड्स, मर्क्यूरी, इसका कंजम्पशन अननोइंगली हमारे डाइट में बढ़ गया है। हमारा वाटर सप्लाई अगर हैज़ अ हाई लेड कंटेंट, तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन पे उसका इफेक्ट हो सकता है। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स के हम कहें कि मैगी सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड्स ऐसे हैं जो हमें बच्चों को नहीं देने चाहिए।
कुरकुरे का पैकेट, लेस के चिप्स या पार्ले जी के बिस्किट्स, एंड आई एम quoting these names, maybe that is not politically correct, but these are very common foods which children are consuming at a very early age, and this is not recommended. So uh, नेचर का जो कंपोनेंट है जेनेटिक्स, वो शायद अब हम तुरंत कुछ चेंजेस नहीं ला सकते हैं, बट चेंजेस लाना शुरू करेंगे तो होपफुली हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन में इसका फायदा होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। एंड सेम थिंग हमारे एनवायरनमेंट और हमारा डाइट, इस सब पे भी हम थोड़ा प्रिजर्वेशन पे फोकस करें, होम प्रोसेसिंग पे फोकस करें, तो इट विल हेल्प अ लॉट। सब कुछ हम एक जगह पे सोचते हैं बिहेवियर, बट कहीं ना कहीं पे न्यूट्रिशन इज द इट ऑलवेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। तो एब्सोल्युटली। सबसे ज्यादा मदर्स जब प्लानिंग करती है, प्लानिंग से प्रेगनेंसी, आफ्टर बर्थ, आपके बच्चों के जब कॉम्प्लीमेंट्री फूड हम स्टार्ट करते हैं, तो वो पूरी एक जर्नी है। जब यस। से आप प्लानिंग स्टार्ट करते हो तो वो बिहेवियर मतलब पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, वो सब कुछ इम्पैक्ट होता है आप पे भी, आपके अराउंड सराउंडिंग एरिया पे भी, और आपके बच्चे पे भी सबसे ज्यादा। ट्रू। इतना डीपली दिस ऑल थिंग जॉइंस टुगेदर। जब हम एक ही बात करते हैं कोई डिसऑर्डर की, तो हम वो नहीं सोचते हैं कि इसके पीछे कितने रीजंस अटैच्ड है। हम सिर्फ वो एक डायग्नोज जो होते हैं उस पे हम हमारा माइंड अटक जाता है, बट उसके पीछे के रीजंस कितने सारे हैं। तो एंड वो ये हम सारे, ये, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग हियर, बट ये सारे नो। रीजंस में से ज्यादातर जो चीजें हैं उसको हम बदल सकते हैं। इट यस। इज इन आवर कंट्रोल, दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेम्बर। नॉट जस्ट कि क्या प्रॉब्लम है, बट हाउ कैन वी चेंज दैट इज अ वेरी वेरी वाइटल, माइंडफुलनेस के पूरे दिन के रूटीन में हम उठने से लेके सोने तक क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो सारा बच्चों को दिख रहा है। हम क्या सोचते हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, बच्चे भी उसी तरह से उन चीज़ों को इमोशनली प्रोसेस कर रहे हैं। तो माइंडफुलनेस इज सो इम्पोर्टेंट वेन एवर वी आर लाइक वर्किंग विद चिल्ड्रन ऑल द टाइम। So I totally agree कि if a mother who is planning a baby, a couple who is planning a baby, ये सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली ये सारे रिस्क कम हो जाएंगे। यस। तो मैम, मुझे ये भी आपसे जानना था कि पेरेंट्स को कैसे बिहेव करना चाहिए जब बच्चे इसमें से सफर होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली गुस्सा निकल जाता है कि डोंट डू दिस, व्हाई आर यू डूइंग दिस थिंग। बट वो चीज बच्चे को पता नहीं चलती है कि व्हाई दे आर डूइंग। तो वो एक पेरेंटिंग पार्ट भी आ जाता है। तो पेरेंट्स को कैसे बिहेव करना चाहिए एंड ऑफ द डे, जब वो पूरे दिन या तो ऑफिस हैंडल करके या तो जॉब पे से आते हैं, तो इट्स अ वेरी हेक्टिक डे फॉर पेरेंट्स एज वेल। वेरी तो ट्रू, घर वेरी पे ट्रू। आके बच्चा वो चाहता है कि पेरेंट्स घर पे आके सारा टाइम उसको दे, और वो पॉसिबल 100% नहीं हो पाता है। पेरेंट्स ट्राई करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं पे देर इज समथिंग लैकिंग, जो करेक्ट। करना नहीं चाहते हैं फिर भी हो जाता है। तो वो टाइम पे पेरेंट्स को क्या ध्यान में रखना होता है कि व्हाट दे हैव टू डू, और बच्चों के साथ में इंटरेक्ट कैसे करना चाहिए। A very very important part of any parenting strategy. Okay, सबसे पहला फर्स्ट इज सेल्फ हेल्प। ओके। हम्म। जब आप पेरेंट बनते हैं तो uh, सबसे पहले आप अगर खुद के इमोशंस को समझना सीखेंगे, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखेंगे किसी भी सिचुएशन में, ना सिर्फ एक डायग्नोसिस के बाद बट किसी भी सिचुएशन में, तो आप हमेशा उस बच्चे के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर पाएंगे, आप उसके बिहेवियर को मैनेज कर पाएंगे। एट द सेम टाइम आप अपने इमोशंस सही सही उसको सिखा। ओके, इमोशंस आर वेरी
नेचुरल. सो अगर मुझे गुस्सा आ रहा है एज अ पेरेंट, इट इज ओके, राइट. बट वो गुस्से को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, दैट मेक्स और ब्रेक्स. तो एज अ पेरेंट, अगर सबसे पहले आपको कोई डायग्नोसिस मिलता है कि ओके आपके बच्चे को ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं या एडीएचडी के सिम्टम्स हैं, it is never easy to accept, understand all the things related to that diagnosis, and that is okay. Okay, but आपके डॉक्टर्स, आपके थेरेपिस्ट आपको इसी एरिया में हेल्प करने के लिए रेडी है, वही उनका काम है, right? All right, so we were talking about how can parents हाँ. work with their children better. So the हम्म. first thing is self help. Okay, always understand your emotions. It you give yourself the time ke, to accept the diagnosis, to understand the process કે હવેથી શું થવાનું છે. See, it is not something કે આ 2-3 મહિનાનો issue છે and it is going to get completely solved every time. But don't lose hope. Okay, there are your therapists to help you, there are doctors to help you, and try and identify as many people around you who can help you, not just with the therapy part or the treatment part, but actually your day to day living activities. Okay, so especially parents who are working outside home. Okay, I'm not going to classify them into parents who are working and parents who are not working, Yeah, yeah, because there is no definitely. such category. Every Yes, parent yes. is working, whether they are working at home or they are working outside home. But the challenge is how to manage your own routine, how to manage your child's routine. So commonly what I advise all parents to do is okay, actually sit down and list what is your daily routine. Make a list of what you want the child's ideal routine to be. Okay, forget the diagnosis part. For any child this works well. So I write down your own routine, write down the child's routine, and then identify where are the times કે જ્યાં સૌથી વધારે સ્ટ્રેસ થાય છે તમને. ओके, अथवा आपको उस टाइम पे बच्चे को मैनेज करना या उस टाइम पे बच्चे का बिहेवियर मैनेज करना आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है. आइडेंटिफाई. और पूरे दिन में ऐसे 1 या 2 ही बार होगा कि जब आपको ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, पूरे दिन आप उखड़े उखड़े नहीं रहने वाले हैं. ठीक है, सो ऐसे दिन के 2 या 3 आप टाइम्स डिफाइन करें कि जहाँ पे आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं. उस टाइम के लिए आप किसी और को बच्चा सौंप दीजिए या वो एक्टिविटी सौंप दीजिए जिसकी वजह से आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं. राइट. सो ये चीज पहले आप लिखेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि ओके यहाँ पे मैं इस चीज को इस टाइम करने के बदले कोई और टाइम पे कर सकती हूँ, एंड हम्म. ये टाइम मैं अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर सकती हूँ. ठीक है. कोई भी बच्चा जब भी मम्मी या पापा घर के बाहर से घर पे आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है और उनको चाहिए कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करें. प्लीज 15 मिनट से 30 मिनट का टाइम आप उस चीज के लिए रखो, अलॉट कर दो कि घर लौटने के बाद आधे घंटे के लिए आप सिर्फ बच्चे के साथ बैठेंगे. जल्दी जल्दी खाना बनाना है, जल्दी जल्दी आपको आपका ऑफिस का काम बाकी खत्म करना है या वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने, ये सारी चीजें बाद में हो सकती हैं. अगर आप प्लान करेंगे, आपका रूटीन ऑर्गेनाइज करेंगे, तो 15 से 30 मिनट आप बच्चे के साथ सिर्फ रहिए, खेलिए उसके साथ, बातें करिए. अगर बच्चा नहीं भी आपके साथ खेलना चाहता है बट आप सिर्फ उसके साथ बैठे हैं तो भी उसको बहुत अच्छा लगेगा. सो ऑर्गेनाइज योर रूटीन वेल. बच्चे का बेड टाइम रूटीन बहुत पहले से और सेट करना शुरू करिए. ओके, बिकॉज बेड टाइम रूटीन्स आर द बिगेस्ट स्ट्रेसर्स. खाने का हम्म. टाइम और सोने का टाइम, क्योंकि बच्चा अगर टाइम पे सोता नहीं है, आपको तो नेक्स्ट दिन सेम टाइम पे उठना है. अगर कोई और आपका बच्चा है जो स्कूल भी जा रहा है तो उसके लिए आपको जल्दी ही उठना है. तो ये सारी चीजें बिकम अ ट्रिगर के बेड टाइम पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस आता है. तो create a bedtime routine very early for your child. अर्ली ऑन मीनिंग एट अराउंड 9 to 10 months आप बेड टाइम रूटीन सेट करना शुरू कर सकते हैं कि बच्चे को नाइट ड्रेस पहनाया, ब्रश कराया, एक कहानी सुनाई एंड उसके बाद लाइट्स आउट. ठीक है. आप ये रोज अगर करना शुरू करेंगे तो 1 महीने में बच्चे का बेड टाइम रूटीन ज्यादातर सेट हो जाएगा. 5 to 10% चांस है कि अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली टॉक टू योर पीडियाट्रिशियन एंड वर्क ऑन इट. ठीक है. इसके साथ साथ यू हैव टू थिंक ऑफ योर फाइनेंसेस ऑल्सो. स्पेशली अगर बच्चे को ऑटिज्म का डायग्नोसिस आता है या
ADHD का डायग्नोसिस आता है, बच्चे को थेरेपी की ज़रूरत पड़ने वाली है, बच्चे को इन्वेस्टिगेशन टेस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है, बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है. सो प्लीज़ स्टार्ट प्लानिंग योर फाइनेंसेस अकॉर्डिंगली. अगर आप फाइनेंसेस प्लान करके ये सोच के चलिए, एक सिंपल ट्रिक है ना, कि रोज अगर महीने का पहला दिन है तो आप बच्चे के नाम से 1 रुपया पिगी बैंक में डाल रहे हैं, दूसरा दिन है तो 2 रुपए डाल रहे हैं. सो बाय द एंड ऑफ द मंथ आपके पास एक थोड़ा सा अमाउंट तो आ ही जाएगा जो आप कलेक्ट करके, और धीरे धीरे इन द लॉन्ग रन आप सेव कर सकते हैं. गवर्नमेंट की कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं जो आप एनरोल करेंगे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन के बाद, तो दे विल ऑल्सो गिव यू सर्टेन कंसेशंस. दे विल, देर इज in fact government की scheme where they give some certain amount to the child having disabilities or challenges per month which can help with the therapies. So financial planning is equally important. आप जब भी बच्चे को थेरेपी में लेके जा रहे हैं, डोंट थिंक कि ओके उसका 45 मिनट्स का सेशन है, इतना टाइम उसको मैं छोड़ के आ गया एंड मेरा काम खत्म. प्लीज़ डोंट डू दैट. अगर थेरेपिस्ट बच्चे के साथ 45 मिनट्स कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके दिमाग में उसके रिलेटेड कुछ गोल्स होते हैं, और वो सारे गोल्स फंक्शनल होते हैं. मतलब वो एक्टिविटी से बच्चे के रूटीन में बच्चा क्या सीख सकता है. अब वो चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए उनको घर पे भी उस चीज़ पे एक्टिविटीज़ बच्चे के साथ करनी है. तो अगर आप सीखेंगे, समझेंगे, तो आप वही चीज़ जल्दी बच्चे में चेंज देखेंगे. आप जितना उसमें इनपुट देंगे थेरेपिस्ट के साथ, आप टीम मेंबर बनेंगे, तो आप उसमें रिजल्ट्स जल्दी देखेंगे. ओके, डू नॉट थिंक कि थेरेपी से क्या होगा. थेरेपी में एडजस्ट होने के लिए भी बच्चे को टाइम देना पड़ेगा. तो गिव, बी पेशेंट, give yourselves that much time, give the child time, give the therapist also enough time to find out कि बच्चे के स्ट्रेंथ्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और बच्चे के साथ क्या चीज़ वर्क करेगी. ठीक है. वेन एवर यू आर ट्रांजिशनिंग, मीनिंग बच्चे का वेकेशन होने वाला है, या आप कोई नई जगह पे शिफ्ट होने वाले हैं, बच्चा अगर बीमार हो गया है, हमेशा उस टाइम पे बच्चे के इमोशनल इश्यूज बढ़ेंगे, बिहेवियरल इश्यूज बढ़ेंगे, और बच्चे के टैंट्रम्स या बच्चे के बिहेवियर में बहुत मेजर शिफ्ट आ सकता है. डू नॉट पैनिक. अगेन, प्लान. आपको पता है कि वहाँ जाके क्या होने वाला है. मैं अगर ट्रिप पे जा रहा हूँ, बच्चे के साथ जा रहा हूँ, तो वहाँ पे हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बच्चे को नहीं पता है. बच्चा इमेजिन भी नहीं कर पाता है, तो बच्चा डर सकता है. तो पहले से प्लान करिए, एंड उसको पहले से उस जगह रिलेटेड, वो एक्टिविटीज रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाइए, समझाइए. वहाँ कौन लोग होंगे, हम वहाँ क्या करने वाले हैं, वहाँ हमारा क्या रूटीन होने वाला है, ये सब आप प्लान करिए. तो बच्चे के टैंट्रम्स एंड ट्रांजिशनिंग बहुत स्मूथ हो जाएगा. ठीक है. सो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एज अ पेरेंट. वेदर यू गेट अ डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म और ADHD, or whether you have a typically developing child, these tips will work every time. Okay, there are a couple of good books that you can read. एक एडेल फैबर करके, there is an author who has written good books about how to talk to kids so that they listen, and how to listen so that they talk. ओके. बहुत सिंपल बेसिक टेक्निक्स दिए हैं, बट बहुत इफेक्टिव हैं. सिमिलरली सिबलिंग राइवलरी हैंडल करना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर एक बच्चे का कोई डायग्नोसिस है, तो दूसरा बच्चा भी सफ़र नहीं होना चाहिए. ओके, बिकॉज द सिबलिंग ऑफन बिकम्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज उसको ध्यान कम मिलता है, या उसको इमोशनल इश्यूज डेवलप हो रहे हैं जिसकी तरफ बच्चे, दूसरे पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते हैं. तो ये पहले से अगर आपके दिमाग में है कि ओके, दूसरे सिबलिंग को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है. एक बहुत कॉमन सिचुएशन हम जो देखते हैं कि अगर एक बच्चे को कोई डायग्नोसिस आता है कि बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है या लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो पेरेंट्स ये सोचना शुरू करते हैं कि चलो हम दूसरा बच्चा प्लान करते हैं जो इस बच्चे का ध्यान रखेगा. प्लीज डू नॉट गेट इनटू दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन. अगर आप दूसरा बच्चा प्लान करें, तो उसका रीजन सही होना चाहिए.
अगर आप दूसरा बच्चा चाहते हैं, ये बच्चा इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पिंग द फर्स्ट सिबलिंग, ये उसका लाइफ का गोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अगर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान भी करते हैं तो डोंट प्लान इट जस्ट बिकॉज यू वांट समबडी टू लुक आफ्टर दिस चाइल्ड, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप एज पॉइंटर्स ध्यान में रखिए। सेल्फ हेल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप और बेड टाइम रूटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, nutritions are very important, and finances are very important. Therapy, medical services are always there to help you out. But do seek help. Do not avoid, do not remain in denial for too long. अगर आप टाइमली इंटरवेंशन करते हैं, तो अगर 2-2.5 साल के ऑटिज्म का डायग्नोसिस हुआ है, अगर रिस्क आइडेंटिफाइड हुआ है, अगर आप जल्दी काम शुरू करेंगे, तो बाय द टाइम द चाइल्ड इज 7 years उसके ज्यादातर सिम्टम्स आप उसके एलिवेट कर सकते हैं. So please take help as early as possible. Early intervention is is relevant because बच्चे का brain is developing the fastest in the early years. थोड़ा आप देर से शुरू कितना भी फिर आप कोशिश कर लें, बच्चे का ब्रेन चेंज होने में टाइम लगेगा. So early intervention is the key to any therapy, whether it is malaria or whether it is autism spectrum. So please remember कि early intervention is. चाहूंगी कि बच्चों को जो कहना होता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे एक एंगर का इश्यू आ जाता है. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एडीएचडी और एंगर? कैसे मतलब एंगर बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे, तो आप क्या बताओगे इसके लिए? ग्रेट. सो कॉमनेस्ट रीजन हमारा गुस्सा आने का इज बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट दैट फीलिंग और दैट फ्रस्ट्रेशन. सो कोई अगर हम काम नहीं कर पा रहे हैं या कोई हम इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. और फिर वो फ्रस्ट्रेशन या जो हेल्पलेसनेस की फीलिंग अगर हम इमोशनली मैनेज नहीं कर पाते हैं, या सामने वाले पर्सन से जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो हम नहीं देखते हैं, तो हम कोई टैंट्रम करते हैं इवन एज एडल्ट्स, ठीक है. सो कोई ऐसा बिहेवियर करते हैं जो नेगेटिव हो लेकिन वो अट्रैक्ट करता है दूसरों लोगों का अटेंशन. सो बच्चों में हम कॉमनली बोलते हैं कि हाँ इसके बिहेवियर्स आ रहे हैं, टैंट्रम थ्रो कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, ठीक है. अब गुस्सा आना नॉर्मल है, लेकिन गुस्सा हम जो दिखाते हैं उसकी मेथड को चेंज कैसे करना है, इसमें दो पार्ट समझने हैं. वन इज कि जो भी बहुत छोटे बच्चे हैं, ओके, 1.5-2 साल पे, दे आर कॉल्ड टेरिबल 2s and 3s. ओके, बिहेवियर्स बच्चे के आएंगे, लेकिन उस टाइम पे जो हमें काम करना है वो बहुत शांत रह के, बहुत क्वाइट वॉइस में बच्चे के साथ बात करना प्रैक्टिस करना है. जो भी हम उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको क्लियरली कम्युनिकेट करवाना और उसको कंप्लीट करवाना. ये हम जब बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चे का फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा. ओके, बच्चे को ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ऐसा नहीं है कि हम उसके सिर्फ गलत बिहेवियर पे ध्यान देंगे, लेकिन अगर वो जब सही कुछ कर रहा है, अच्छे से खेल रहा है या कोई चीज़ इंटरेस्टिंग उसने कुछ बनाया है, तो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप कितने भी बिजी हों, हर 2-3 मिनट पे, 5 मिनट पे बच्चे के साथ सिर्फ आई कांटेक्ट करिए, या बच्चे को एक इंस्ट्रक्शन छोटी सी, ओके वाह कितना अच्छा टॉवर बन गया, अरे वाह ये कौन से कलर का है, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है. एक छोटा सा स्टेटमेंट, एंड वो एक्टिविटी बच्चा ज़्यादा लंबे टाइम तक करेगा, ठीक है. ऑटिज्म में ये सोशल कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल है, एंड एडीएचडी में अटेंशन बिल्डिंग एक्टिविटी के तौर पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब कोई बच्चा अच्छा कुछ कर रहा है काम, उस चीज़ को ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकाने के लिए बच्चे को सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है. अगर बच्चा ऑलरेडी टैंट्रम कर रहा है, इन द मिडल ऑफ अ टैंट्रम, आप बच्चे को कुछ भी सिखाने की कोशिश करेंगे, बच्चा वो चीज़ के साथ कनेक्ट ही नहीं होगा. जैसे हम भी बहुत ज़्यादा गुस्से में कुछ हैं, तो उस टाइम पर हम कोई लॉजिकल रीजनिंग या कुछ यू नो इंस्ट्रक्शन सुनने के उस माइंड फ्रेम में ही नहीं होते हैं. वही चीज़ बच्चों के साथ भी अप्लाई होती है. तो उस टाइम पे बच्चे का कोई इंस्ट्रक्शन दे के बिहेवियर चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है. बच्चे को सिर्फ
शांत होने का प्रोसेस दिखाना है। सो अगेन, ऊंची आवाज में बात करने के बदले बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। सो एकदम विस्परिंग साउंड से बात करिए, या कोई सिंग सॉन्ग पैटर्न में, या उसका कोई फेवरेट गाना गुनगुनाना शुरू करिए, और बच्चे के सिर्फ साथ में रहिए। बहुत ज्यादा उसको करेक्शन की कोशिश मत करिए कि मैं इसको ये भी सही कर दूं, ऐसे भी सिखा दूं, ऐसे नहीं करना है ये भी सिखा दूं। उस टाइम पे कोई टीचिंग अवॉइड करना है। जस्ट बी विद द चाइल्ड एंड शो द चाइल्ड कि आप शांत कैसे रह रहे हैं। धीरे धीरे बच्चा उसको मिरर करना शुरू करेगा, रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। जब वो रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा, उसको शांत होना भी आ जाएगा। सो आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल कि जैसे मेरे नीस का बेटा है, वो अगर 1.5-2 साल का था, तो टिपिकली आ करके वो ना एक्साइट हो जाता था, तो जोर जोर से चिल्लाता था। सो वी जस्ट taught him a simple thing कि okay, we are not going to shout with a voice, we are going to do a quiet shout. So we're going to just the action but no sound. So we हाँ. are helping him to replace that behavior. We are not telling him that it is wrong. We are just helping him with an appropriate behavior. ठीक है? So इस तरह से वो behavior को आप change कर सकते हैं. जब बच्चे को कोई ऐसा behavior आ रहा है जो आप manage नहीं कर पा रहे हैं, you can learn to walk away. ओके, उसको डांटना, मारना, उसके ऊपर हाथ उठाना या चिल्लाना विल नेवर हेल्प। उस टाइम पे इट इज अ गुड आइडिया कि जस्ट लर्न टू वॉक अवे। वहां से अपने आप को दूर कर दो। अगर बच्चा कोई सेफ जगह पे है, तो वहां से आप दूर चले जाइए। आपका ध्यान अगर हट जाएगा उस चीज से, तो शायद बच्चे का टैंट्रम भी कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चिल्लाएंगे, डांटेंगे, तो आप नेक्स्ट टाइम, काफी बार पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत मारता है। तो मैं जब उनको पूछती हूँ कि जब वो मारता है तो आप कैसे उसको चेंज करते हैं, हम भी एक उसको लगा देते हैं, तो बच्चे का बिहेवियर कैसे चेंज होगा, राइट? सो धीरे धीरे जब आप दिखाएंगे कि शांत रह के भी आप एंगर को मैनेज कर सकते हैं, तो बच्चा उस चीज को मिरर करेगा। अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में या कोई भी सेंसरी प्रोसेसिंग डेफिसिट जब है, तब वो टैंट्रम नहीं होके मेल्ट डाउन हो सकता है। मेल्ट डाउन इज इनवॉलेंट्री। बच्चा जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए, दिखाने के लिए वो बिहेवियर नहीं कर रहा है। उसके बॉडी पर कोई सेंसरी ओवरलोड की वजह से वो उस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहा है। आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, कोई एक स्पेसिफिक साउंड, वाइब्रेशन आता है या मिक्सर की आवाज है, एंड बच्चे का मेल्टडाउन शुरू हो जाता है। बहुत ब्राइट लाइट्स आ रहे हैं, तो बच्चे को मेल्टडाउन आ जाता है। अगर बच्चे को मेल्टडाउन है, तो उस टाइम पे आपको बच्चे को वो सेंसरी इनपुट से दूर करना होगा। सो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से सिचुएशन में बच्चे को मेल्ट डाउन हो रहा है, एंड उस टाइम पे बच्चे को वहां से फिजिकली उठा के दूर कर देना है। ही मे नीड अ डार्क रूम or a quiet area to calm down. He may need a hug, a body hug to calm down. You do not use too many words. Just ensure that if the child likes touch, give the child a tight hug. If the child does not like to be touched, take him to a quiet space के जहाँ पे उसको टाइम दें कि वो शांत हो जाए। ठीक है, बट अगर बच्चा कॉग्निटिवली, इंटेलेक्चुअली समझता है, एडीएचडी है, बट वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, तो जब बच्चा शांत हो जाए, शांत होने के बाद जब आप उसके साथ खेल रहे हैं या कोई बेड टाइम स्टोरी सुना रहे हैं, तब उसके साथ डिस्कस करिए कि ये बिहेवियर गलत था। इस बिहेवियर को अगर नेक्स्ट टाइम हमें ऐसा होता है तो हम कैसे बदल सकते हैं। अगर 3 साल से या 1.5-2 साल से भी बड़ा है बच्चा, वर्बल है, तो बच्चा धीरे धीरे खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे गुस्सा आता है ना, तो मैं वो बच्चे को बोलना सीखूंगा। मैं उसको पुश या हिटिंग नहीं करूंगा, मैं उसको बोलूंगा नो। इवन 2 साल का बच्चा बहुत क्यूट लगता है व्हेन यू टीच देम कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा लगता है ना कि मैं उसको मारूं, तो मारना नहीं है, पुश नहीं करना है, एक हाथ से दूर रहना है, एंड टेल देम टू से नो, आई डोंट लाइक इट। तो बच्चा धीरे धीरे उस चीज को प्रोसेस करेगा, सीखेगा, एंड ही विल बिकम अ रोल मॉडल फॉर अदर चिल्ड्रन कि पुशिंग नहीं करना है, just say no, right? So this becomes an important life skill for the child कि एंगर को कैसे मैनेज करना है।
काफ़ी बार ADHD बच्चे के पेरेंट्स या कोई फैमिली मेंबर में एंगर मैनेजमेंट का इशू है। अब एडल्ट्स में ये मैनेज करना इज अ लिटिल चैलेंजिंग, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उस चीज़ को जस्ट एक्सेप्ट, हाँ कि उसके पापा भी ऐसे ही गुस्सा करते, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर गुस्सा उनको आ रहा है टू अ पॉइंट विच इज मेकिंग हिम डिसफंक्शनल, अगर वो अग्रेसिव हो रहे हैं या वो इतने गुस्सा हो रहे हैं कि उनका रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस एंगर को मैनेज करना, उनको हेल्प की ज़रूरत है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे टेक प्रोफेशनल काउंसलिंग और वो अपने एंगर को मैनेज करना सीखे, तो वही चीज़ बच्चा भी धीरे धीरे चेंज करेगा। स्पेशली जो टीनेज ऑटिस्टिक हैं या टीनेजर्स हु हैव ADHD, उनके लिए ये रोल मॉडल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सो ट्राई एंड मेक द फैमिली एनवायरनमेंट ऑल्सो सच कि गुस्सा आना इज ओके, बट गुस्से को कैसे एक्सप्रेस करना है, उसमें एग्रेशन नहीं हो, हिटिंग नहीं हो, पुशिंग, बाइटिंग, throwing things, destroying property या hurting self, ये कोई भी एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है। इसके बदले हम एक गिलास पानी पी सकते हैं, 10 से एक उल्टा गिनती कर सकते हैं, 10 कदम पीछे चल सकते हैं, या अपने फिंगर्स को ट्वाइट स्क्वीज हग्स दे सकते हैं, थंब हग्स बोलते हैं, या खुद के बॉडी को हग्स दे सकते हैं, या हम कोई एक क्वाइट कॉर्नर डिसाइड कर लें और टाइम आउट लेके वहाँ पे शांत हो जाए। सो मॉडिफाइंग द बिहेवियर with these small techniques will help the children learn to become quiet, right? So managing anger is usually managed like this. यस डॉक्टर, तो अब आप हमारे पेरेंट्स को क्या टिप्स देना चाहोगे? व्हाट दे हैव टू डू? उनको क्या अवॉइड करना है बिहेवियर में? आप एज अ डॉक्टर ADHD और ऑटिज्म में से जो जिनके बच्चे पास हो रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स शेयर करना चाहोगे? Right. So first of all, जो जब भी आपको ये डायग्नोसिस मिला, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, इट शुड नॉट जस्ट बी फ्रॉम गूगल। ओके, देर आर अ लॉट ऑफ ट्रस्टेड वेबसाइट्स जहाँ पे आपको ADHD के बारे में, ऑटिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आप अपने बच्चे के थेरेपिस्ट बनने की कोशिश मत करिए। आप पेरेंट हैं, पेरेंटिंग ही एंजॉय करिए, पेरेंटिंग अच्छे से करना सीखिए, बट जहाँ थेरेपी की ज़रूरत है उसको टालना नहीं है। जितना अर्ली इंटरवेंशन होगा उतना जल्दी रिजल्ट आएगा और उतना जल्दी वो प्रॉब्लम कम हो जाएगा। सो प्लीज़ डू नॉट जस्ट वेट एंड वॉच। अगर स्पीच डिले है तो डोंट थिंक कि हाँ 4-5 साल का होगा, इसके पापा भी देर से बोले थे, ये भी बोलना शुरू करेगा। नहीं, गेट इट इवेल्युएटेड। अगर ऑटिज्म का रिस्क है तो डोंट वेट टिल 4 years फॉर इंटरवेंशन, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। Next thing is, always self help is very very important for yourselves. Along with that, your kids also will face anxiety, उनको भी इमोशनल इश्यूज होंगे, उसको भी कैसे मैनेज करना है ये अपने डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या अपने थेरेपिस्ट के साथ बैठ के प्लान करिए। कौन से सिचुएशंस में ये हो सकता है वो एंटिसिपेट करिए और उसको मैनेज करना सीखिए। जब आप ये चीज़ों को मैनेज करना सीखेंगे तो वो बच्चे के जो वो डेवलपमेंट हो रही है, जो अच्छे उसके चेंजेस आ रहे हैं, वो आप नोटिस करना सीखेंगे और आप उसमें मज़ा लेना सीखेंगे। बिकॉज ऑटिज्म हो या ADHD हो, वो अल्टीमेटली हैं तो बच्चे ही, तो एन्जॉय तो करने ही वाले हैं आप उनके साथ, बट वो कैसे मोमेंट्स ढूँढने हैं ये आपको सीखना है। उसके साथ-साथ फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ अ मस्ट फॉर ऑल द पेरेंट्स, not just autism and ADHD, for all the parents, all the mothers who think कि अरे मैं तो हाउसवाइफ हूँ, प्लीज स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट। ओके, आप बच्चे को नहला रहे हैं, आप उसको कपड़े पहना रहे हैं, जब आप उसको खाना खिला रहे हैं, हर एक एक्टिविटी एक अपॉर्चुनिटी है जब आप बच्चे को कोई इंटरवेंशन दे सकते हैं, उसको कुछ नया सिखा सकते हैं और थेरेपी की ज़रूरत कम कर सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से भी आप फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम पे आप फोकस करिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे
उनकी और चैलेंजेस आ सकेंगे, जैसे लर्निंग है, स्कूलिंग है, स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ उनको करना है, फिजिकल चैलेंजेस कुछ हैं, या लाइक उनके करियर चॉइसेस डिसाइड करने हैं, उनकी सोशल लाइफ प्लान करनी है, ये हर एक एरिया में चैलेंजेस आ सकते हैं। उनको सेक्सुअलिटी रिलेटेड ट्रेनिंग देनी है, सेल्फ हेल्प, सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ सेफ्टी के बारे में ट्रेनिंग, ये हर एक एरिया जैसे जैसे बच्चे की एज है उसके हिसाब से आपके थेरेपिस्ट आपको बोलेंगे, आप उसको प्लीज़ फॉलो करिए। एट द सेम टाइम, डू नॉट यू नो थिंक कि अरे मेरा बच्चा बड़ा होके क्या करेगा, उसको कौन ध्यान देगा। ये थॉट इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक्चुअली इसके लिए प्लानिंग करूँ। ठीक है, कि कौन वो बड़ा बच्चा होगा और हम नहीं होंगे तो बच्चे का ध्यान कौन रख सकता है, इसका प्लानिंग आपको अभी से करना है। सो ये छोटी छोटी एरियाज पे, और बच्चे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनाना है। हर एक बच्चे में कोई ना कोई तो टैलेंट होगा। ओके, देर आर वेरी फ्यू चिल्ड्रन के जो बहुत सिवियर ऑटिज्म या सिवियर एडीएचडी है, जिनके लिए कोई एक प्रॉपर एक रोज का उनका क्या कैसे अर्निंग का कुछ ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को हम लाइफ स्किल्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग दे के उनको इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। सो इसके प्लानिंग के लिए भी उनको स्पोर्ट्स है या कोई और क्रिएटिव एक्टिविटी पहले से अगर आती है या पसंद है, तो ये एरिया को निग्लेक्ट मत करिए। सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड आप फोकस मत रखिए। कोई भी बच्चे के लिए आई वुड से कि पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, बट पढ़ाई के साथ साथ लाइफ स्किल्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उनकी क्रिएटिविटी को और बढ़ावा दीजिए। हमारे सेंटर पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत सारे सोशल चैलेंजेस हैं, बट म्यूज़िक इतना अच्छे से वो करते हैं कि दे हैव ऑलरेडी क्लियर्ड 5th और 6th ईयर एग्जाम्स इन म्यूज़िक, राइट। सो ऐसे क्रिएटिविटी, उनकी आर्ट स्किल्स, उनकी ड्राइंग स्किल्स, उनकी ड्रामा स्किल्स can be utilized to make them financially independent. So try and help your child work on one such skill कि उसमें उसको खुशी भी मिले, उसमें वो कॉन्फिडेंट भी हो, और वो अपने आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सके। सो प्लीज़ डू नॉट पैनिक। जहाँ भी जो भी डायग्नोसिस आता है, इन एनी सिटी, वेर एवर you will get help, but work on building that team for your child. Don't try to fight it alone. You will need help, and it is available for you. So don't panic. That's very, very. Ma'am, heartily thank you so much that you agreed to join with us, join with It is my NutriBud pleasure. Foods for spreading this wonderful journey for parents, wonderful information for parents, which is very much needed. So yes, parents, now you don't have to go anywhere. आप directly डॉक्टर स्वाति जी को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, and we are always there for you. So work it out for your family, for your kids, but strengthfully. एंड यस अगेन, जैसे स्वाति जी ने बोला, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ मोटिवेशन एंड गुड हेल्दी लाइफस्टाइल, दिस ऑल थिंग्स इज मस्ट. सो स्टे हेल्दी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे Yes. नरिश्ड, और हम सबके साथ कनेक्टेड रहिए, डॉक्टर स्वाति जी के साथ, न्यूट्रीबड फूड्स के साथ, बिकॉज वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू. और हम बहुत ही सारे और भी पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आने वाले हैं. सो हैव अ हेल्दी लाइफ, stay tuned and stay connected with us, and thank you so much, Dr. Swati ji. Thank you so It much. is my pleasure, and I wish all the kids and their parents a very, very happy life. Thank you. Thank you, ma'am, thank you. Thank you, Riddhi. Bye. Thank you, bye.